तो कैटरेक्ट मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद का इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे मोतियाबिंद का, तो एक्चुअली में जानेंगे कि मोतियाबिंद जो होता है कैटरेक्ट, यानी इसको कहते हैं आंखों की मोती, ठीक, मोती और बिंद, उसका बिंदु यानी मोतियाबिंद दो शब्दों से बना है। तो उसके जो प्यूपिल होता है, पुतली जिसको बोलते हैं, और उसका जो आवरण है उस पर धुंधलापन हो जाता है, एक आवरण आ जाता है और दृष्टि धीरे धीरे जो है कम हो जाती है, यानी देखने की क्षमता उसकी घट जाती है कैटरेक्ट में। कैटरेक्ट तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कैसे इसका ट्रीटमेंट, हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कोई कैटरेक्ट का रोगी हमारे पास आया है तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे कैटरेक्ट के रोगी का। तो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कैटरेक्ट जो है, तो पहले इसका लक्षण जान लेंगे। तो लक्षण क्या है कि उसका जो आवरण है वो धुंधला होकर के धीरे धीरे कम दिखाई देने लगता है और आँखों को प्रकाश और मैग्नीफाइंग जो ग्लास है ठीक से देखने पर तारा के पीछे भूरा और नीला सफेद रंग दिखाई देता है और आंखों की ज्योति धीरे धीरे घटती चली जाती है। यानी सिम्टम इसमें क्या आता है कि आंखों की रोशनी घट जाती है, आंखों की रोशनी घट जाती है, मतलब धुंधला दिखाई देने लगता है, धीरे धीरे धुंधला दिखाई, कोई भी चीज जो है उसकी मोटाई जो है दूनी तिगुनी दिखाई देने लगती है, ठीक। दीपक का जो लव है वो जो है बहुत बड़ा दिखाई देने लगता है, यानी कि क्लियर चीजें नहीं मिलती हैं इसमें। कैटरेक्ट में रोगी की जो रोशनी है, मान लो कोई आ रहा है तो उसका चेहरा पूरा साफ नहीं दिखाई देगा, क्लियर नहीं होगा। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं इस कैटरेक्ट के रोगी में। और इसमें जो है खास करके यही सिम्टम्स आता है कि आंखों की रोशनी जो है वो घट जाती है, कम हो जाती है और कुछ चीजें जो हैं धुंधली दिखाई देती हैं। घटने के साथ धुंधलापन उसमें दिखाई देता है, धुंधला कोई चीज, मान लो किसी का चेहरा कोई आ रहा है तो अस्पष्ट होता है कि कौन आ रहा है, उसको वो पहचान नहीं पाता है। ये कंडीशन हमें कैटरेक्ट में देखने को मिलती है कैटरेक्ट के रोगियों को। अब इसके पीछे जो कारण और अंग दो चीजें होता है। सिलेक्शन ऑफ रेमेडी जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हम करते हैं, तो पहला रोगी को जो सिम्टोमेटिक रेमेडी है, दूसरा ऑर्गेनिक और प्रिंसिपल, ये ऊपर नीचे दोनों कोई भी कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। तो ये चीजें इसमें अंग क्या होगा, खास करके जो आई है, आंख,
ये इसमें बस इतना सिखाया जा रहा है कि सिलेक्शन ऑफ रेमेडी कितना बेहतरीन आप कर सकें, सिलेक्शन ऑफ रेमेडी कैसे कितना बेहतरीन सेलेक्ट आप रोगियों को दवाई कर सकें, इलेक्ट्रोपैथी कैसे कर सकें, ये हर एक डिजीज में आपको सिखाने की कोशिश की जाती है कि हर एक डिजीज में आप सही दवाई का चयन कैसे करें, यही चीज सिखाने की बार बार कोशिश की जाती है। और कारण क्या है इसके पीछे रोग का, तो 3 चीजें स्पष्ट रूप से आप रोगी में समझने का प्रयास करेंगे इलेक्ट्रोपैथी में कि प्रभावित जो अंग है, किस अंग में रोग हुआ है, उस अंग में रोग होने के पीछे कारण है, और वो रोग हुआ है तो उसके लक्षण क्या आ रहे हैं, सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। ये 3 चीजें महत्वपूर्ण रूप से हमें इलेक्ट्रोपैथी में देखनी है और समझनी है। ये 3 चीज़ों को जब देखेंगे समझेंगे ट्रीटमेंट आसान हो जाएगा बिल्कुल। तो ये आर्गन हो गया आँख, आई, और इसमें कारण क्या है, तो कारण इसके पीछे खास करके होता है, इसका सबसे बड़ा कारण है एज फैक्टर। वृद्धावस्था में लोगों को कैटरेक्ट होने ही लगता है, वृद्धावस्था। और भी कई बीमारियों में चीज़ें हो सकती हैं किसी को, जैसे कि किडनी की बीमारियों में, किडनी की बीमारियों के कारण, ओल्ड एज में कारण ओल्ड एज किडनी डिजीज, किडनी डिजीज के कारण, और कई बार ये पैतृक भी होता है, कई लोगों को पैतृक भी ये चीज़ें होती हैं, जेनेटिकल, ओल्ड एज, किडनी डिजीज, सिफिलिस में भी किसी किसी को सिफिलिस के कंडीशन में भी ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन खास करके मुख्य कारण जो है वो लोगों को 80% उन्हीं को होता है, लगभग ओल्ड एज में लोगों को ये होने ही लगता है उम्र आने पर। और चोट लग जाए, मान लो आँख में चोट लगने में भी कई बार ये चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। अब इसमें जो है हम दवा का सिलेक्शन कैसे करेंगे जिससे कि इस रोगी को, तो सिम्टोमेटिक रेमेडी ये लक्षणों के आधार पर होती है। इसमें 2 तरह से मैंने बताया है कि एक तो एक्सटर्नल होता है इलेक्ट्रोपैथी में, एक्सटर्नल, और रोगी अगर गंभीर अवस्था में है तो तत्काल, यानी एट द मोमेंट जो इंटरनल हम करते हैं मैनेजमेंट अपने क्लिनिक पे, जो मैनेजमेंट वो मैं दूसरा बताता हूँ आपको। जैसे मान लो खांसी आ रहा है, बुखार हो रहा है, दर्द हो रहा है, नर्व पेन हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, घबराहट हो रहा है, तो एट द मोमेंट तो तुम्हें क्लिनिक पे उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक। तो ये जो सिम्टोमेटिक में है, एक तो हम एक्सटर्नल प्रयोग करते हैं और एक इंटरनल, जिसमें रोगी को तत्काल हम अपने क्लिनिक पे ही आराम देते हैं। तो ये मेरी विधि है, शुरू से ही मैंने किया हुआ है कि रोगी को तत्काल मैं अपनी क्लिनिक पे ही आराम देता हूँ। तो उसमें इंटरनल में हम 2 तरह की, एक तो इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा ड्राई पिल्स, यानी कि सूखी गोलियां और ड्राई पिल्स एंड एक्सटर्नल एप्लीकेशन, मैनेजमेंट फॉर द डिजीज, कि उसका जो सिम्टम्स है वो तत्काल यहाँ राहत मिल जाए, तत्काल रोगी को फट से आराम हो जाए, जिससे कि रोगी कहे कि नहीं ठीक है, हमको आराम हो गया। अब इसमें कैसे इलाज करेंगे, तो एक्सटर्नल में क्या प्रयोग करते हैं, एक्सटर्नल में इसमें
इसमें आई ड्राफ्ट C7 और जी का आई ड्राफ्ट, ठीक, बहुत बढ़िया काम करता है C7 और जी का और आरी और वाई, ये दो अल्टरनेट जो नेत्र बिंदु होता है आरी एंड वाई, अल्टरनेट एप्लीकेशन अल्टरनेट दाहिने और बाएं। उसके बाद इसमें जो ऑर्गेनिक रेमेडी आते हैं, तो आंख की दवाई क्या होती है? यस12 फंक्शनल यस12। इसमें भी दो तरह की दवाइयां हमने बताई है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल। दो तरह की दवाई, जैसे इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दो होता है, इसी तरह से इसमें से फंक्शनल और स्ट्रक्चरल, यानी कि जिस अंग में बीमारी हुई है उसकी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। तो फंक्शनल आपकी यस12 होती है। और एक चीज का ध्यान रखिए कि लिम्फ और ब्लड दो को आपको देखना ही देखना है। तो इसमें जो स्ट्रक्चरल आपकी होगी यस12, और स्ट्रक्चरल में आप इसमें C4 या C3, अरे समझ में, उसके लिए होता है कैटरैक्ट के लिए C4 या C3। उसके बाद A3L1, अरे समझ में, A3 और L1। अगर मान लो ये जेनेटिकल है तो आपकी भेनवन ऐड होगी। जेनेटिकल है, मान लो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा हो रहा है तो भेनवन ऐड कर सकते हैं उसमें। ये W और G जो है इंटरनल दे सकते हैं। W और G इलेक्ट्रिसिटी में हम इंटरनल खास करके दे सकते हैं पिलाने के लिए, जरूरत के आधार पे। लेकिन ये C7 और G का एक ड्राफ्ट होता है आरी वाई अल्टरनेट दाहिने और बाएं नेत्र बिंदु पर, और ये आपकी यस12 C4 A3L1, जरूरत पड़ने पर भेनवन। ये औषधियां आप उसके कैटरैक्ट में जरूर यूज करें। कैटरैक्ट में ऐसे रोगियों को कैटरैक्ट में आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है कि कैटरैक्ट में आप इन रोगियों को, अब इसका जो डाइल्यूशन होगा ये आपका D4 में होगा। डाइल्यूशन जितनी भी है ये आपका D6 में होगा। तो ये आप कैटरैक्ट के रोगियों के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद इसको ड्राई पिल्स के रूप में यस1 खाने से पहले, यस10 खाने के बाद इसको दे सकते हैं ड्राई पिल्स में। यस1 बिफोर मील, यस10 आफ्टर मील। किडनी के कारण है तो यस6 ऐड कर सकते हैं। किडनी के कारण अगर है यहाँ पे किडनी डिजीज या गाउट के कारण है तो यस6 ऐड कर देंगे। अगर मान लो जेनेटिकल है
सिफिलिटिक है तो क्या वेनोन ऐड कर देंगे। आगे समझ में, अगर जेनेटिकल है, सिफिलिस के कारण है तो आप वेनोन ऐड करेंगे। किडनी डिजीज या गाउट या ऐसी बीमारियों के कारण हो रहा है तो H6 ऐड करेंगे। तो ये रोगी जो है हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवाई से बिल्कुल ठीक हो सकता है। कैटरेक्ट का रोगी शुरुआती दौर में, तो शुरुआती दौर का रोग हो तो एकदम से ठीक हो जाता है हमारी दवाई से कैटरेक्ट। लेकिन खास करके लोग एकदम से ऐसे आते हैं जो लास्ट स्टेज में होते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में अगर है तो हमारी इलेक्ट्रोपैथी दवाई से पूर्णतः ये कैटरेक्ट ठीक हो जाता है, किसी का भी हो। तो इसमें जो है आपको जो बताया और सिखाया जा रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हर चीजें सिखाई जा रही हैं कि आपको सिम्टोमेटिक रेमेडी जो चलानी है, एक पूरा प्रिस्क्रिप्शन सिखाने का प्रयास करते हैं हम अपने क्लास में कि ऑल मतलब परफेक्ट प्रिस्क्रिप्शन आपको लिखने कैसे आ जाए। कहीं से आप किसी भी मरीज का दवाई आप लिखेंगे तो परफेक्ट सिलेक्शन आपका कैसे बन पाता है, एक एक बिंदु पे मैं आपको इंडिकेट करके बताता हूँ, ताकि कोई भी रोगी आपकी क्लिनिक में आए तो कहीं से कोई समस्या क्रिएट ना हो। तो चाहे वो आँख की जितनी भी बीमारियां हों, उसी हिसाब से कारण के हिसाब से कुछ दवाइयां चेंज होती हैं। कारण के हिसाब से दवाइयां चेंज होती हैं, उसमें कुछ कुछ दवाइयां चेंज होती है कारण के आधार पे। तो ये हुआ हमारा कैटरेक्ट के रोगी का ट्रीटमेंट, किसमें, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कैटरेक्ट के रोगी का ये ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में।